हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फेराडे का लॉ क्या था। फेराडे ने जो लॉ दिए थे, इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वांटिटेटिव, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी पढ़ी थी। अब हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, कितना मास या वेट, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड पर, यानी कैथोड या एनोड प्रोडक्ट के पर। अगर हमसे कोई पूछ ले कि अमाउंट कितना मिला, वॉल्यूम कितनी मिली या नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले कितने मिले हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और वहां फेराडे का लॉ कैसे काम आता है, फेराडे के जो लॉज हैं उनको पढ़ना है। अभी हमें क्या करना है, फिलहाल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखना है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमें क्या करना है, देखो हमें अभी तक एनोड और कैथोड पे क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे थे। जो प्रोडक्ट मिल रहे थे हमें, जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, गैस मिल रही थी, मेटल मिल रहा था, और यही दो चीजें थी जो हमें मिल रही थी, गैस या फिर मेटल। इनके बेस पे हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, हमसे वेट पूछा जा सकता है, हमसे वॉल्यूम पूछी जा सकती है कि प्रोडक्ट कितनी वॉल्यूम में है। यानी अगर गैस है, गैस के केस में वॉल्यूम पूछ सकता है कि वॉल्यूम बताओ गैस की कितनी बनी है, एनोड पे या कैथोड पे। वेट पूछ सकता है कि अगर मेटल मिला है हमें, तो वेट पूछ सकता है कि एनोड या कैथोड पे कितना वेट मिला है उस मेटल का। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसका वेट पूछ सकता है। और इसके अलावा क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन, जो स्मॉल एन है जिससे नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है कि कितने मिले हैं एनोड प्रोडक्ट या कैथोड प्रोडक्ट पे। एनोड और कैथोड प्रोडक्ट को पहचानना मैं पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन आपको बता चुका हूं। आज हमें क्या करना है, आज हमें पढ़नी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या एस्पेक्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो चार्ज है किसी इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम होता है। एम क्लास में आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं इसको। एग्जैक्टली कितना चार्ज होता है, 1.6021 ऐसा कुछ होता है, 1.6091 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम होता है। ठीक है, अब ये तो था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब हमें जो चार्ज निकालना है वो निकालना है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। हमें क्या करना है, जो चार्ज निकालना है वो किस में निकालना है, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैसे निकालोगे, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, तो हमें अब ये पता होना चाहिए, दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वन मोल में। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल, इलेक्ट्रॉन इन वन मोल कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, 6.023 इंटू 10⁻23। और ये किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल। और इसको क्या बोलते हैं, Na को एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं Na को। ठीक है, Na को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखो कि इतने इलेक्ट्रॉन वन मोल में होते हैं। एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो टोटल वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ। और ये क्या मिल जाएगा हमें, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाएगा। यानी एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, तो टोटल वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आ जाएगा, और ये आएगा कुछ 96487 कॉलम के
आसपास, कूलम पर मोल के आसपास आएगा। ठीक है, ये इतना आएगा। ठीक है, 96487 कूलम पर मोल के आसपास ये चार्ज आएगा। पूरा कैलकुलेट कर लो तो इतना ही आएगा। और इसको अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया है 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, मैं नंबर ऑफ मोल, मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं मोल इनवर्स लिख रहा हूं। ठीक है, टोटल चार्ज कितना, इतना आएगा। इसी पूरी क्वांटिटी को, यानी दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। और इसको फैराडे को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एफ से। यानी दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज फैराडे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एफ से। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 1 फैराडे की वैल्यू ऐसे होगी। 1 मोल की बात करें तो 1 फैराडे, 2 मोल की बात करें तो 2 फैराडे। ठीक है, अब देखो हमें क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है हमें फैराडेज लॉ, कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था। हम इन चीजों को आपस में कोरिलेट करके हम निकालेंगे कि हमने वेट कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो वेट का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी इसको रब नहीं कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या पढ़ना है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे ने 2 लॉ लिए थे। उसने क्या किया था, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी किया था, उनके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी यानी अलग अलग पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके देखी थी। और उसी के हिसाब से उसने 2 लॉ फॉर्मुलेट किए थे और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। पहला लॉ हमें क्या पढ़ना है, अभी सबसे पहले पढ़ना है फैराडेज फर्स्ट लॉ। आज का लेक्चर जिस पे बेस्ड है वो है फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसके अकॉर्डिंग, यानी ये लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड पे, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका वेट, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वेट, इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो उसका वेट होगा, उसका वेट, उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अब मेन बात आती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना चार्ज हमने उसमें फ्लो करवाया है। यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना चार्ज हमने फ्लो करवाया है, फ्लो करवाया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द any electrode having any product, the weight of that product is directly proportional to the electricity, sorry, the weight of that product of electrode is directly proportional to the charge supplied to the, yeah, charge flowed in the structure, flowed in the circuit, यानी उस सर्किट में जितना चार्ज हम फ्लो करवा रहे हैं उसी के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा हमें, एनोड या कैथोड के ऊपर जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वेट, यानी वो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। क्यू यहां पे क्या है, चार्ज है। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से।
I इंटू स्मॉल टी, ये किसके बराबर होता है, Q के, यानी Q क्या है, चार्ज। चार्ज क्या होता है कि मीन टाइम में, यानी जितने टाइम में जितना करंट फ्लो करवाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, टोटल चार्ज फ्लो करवाया जाता है। ठीक है, उसी को हम चार्ज बोलते हैं। और वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज के। अब हमें पता है कि जैसे ही हम किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, हमें पता है। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो W इज इक्वल टू, यानी वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू क्यू हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब यहां पे ये Z क्या है, ये Z होगा केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं Z को। Z को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या है, कूलम। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, एम्पियर। और टाइम क्या होगा, सेकंड में, टाइम क्या होगा, सेकंड में दिया होगा। तो याद रखना न्यूमेरिकल्स में ये चार्ज ना देके आपको करंट और टाइम भी दिया मिल सकता है। चार्ज डायरेक्टली ना देके करंट और टाइम भी दे सकता है, आपको उसको चार्ज में कन्वर्ट करना होगा कॉलम में, और फिर इक्वेशन में यूज करना होगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्यू के। अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास जेड क्यू आ जाता है। क्यू चार्ज है, जेड क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। अब केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेट अपॉन में चार्ज, W बाई क्यू। हमने क्या किया, सिर्फ रीअरेंज किया, इसको यहीं रखा है, क्यू को इसकी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। तो Z क्या हुआ, W अपॉन में क्यू, यानी इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, Z की वैल्यू यानी केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखो क्यू चार्ज है, मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि मैं कितना चार्ज फ्लो करवा रहा हूं, वो है 1 कूलम, यानी Q मेरा क्या है, 1 कूलम चार्ज मैं सर्किट में फ्लो करवा रहा हूं। तब Z की वैल्यू कितनी होगी, जब Q की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इक्वल किसके हो जाएगी, वेट के। क्यों, Q की वैल्यू 1 रखते ही ये क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू W हो जाएगा। यानी तब जो वेट होगा प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल हो जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस चीज को समझते कैसे हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से बेटा तो कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना प्रोडक्ट, कोई भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज हमने सर्किट में फ्लो करवाया है उसके, यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, प्रोडक्ट का वेट। अब देखो इस चीज को हम आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसको आगे। देखो एग्जांपल लेते हैं, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल की बात करते हैं ना, तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास मोल्टन सोडियम है, यानी मोल्टन NaCl वाला एग्जांपल था, सिंपल सी बात है। तो मैं सिर्फ कैथोड का केस ले रहा हूं, इसलिए मोल्टन Na है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो Na प्लस रिड्यूस होगा कैथोड के ऊपर जाके। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि आपको कहां रिडक्शन होता है, कहां ऑक्सीडेशन होता है, कौन रिड्यूस होता है, आपको पहचानना भी आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो मैं बता रहा हूं कि Na प्लस का रिडक्शन होता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तो आपको पता ही है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि सोडियम प्लस गेट्स रिड्यूस्ड ऑन कैथोड, सिंपल सी बात है, कैथोड पे सोडियम प्लस रिड्यूस हुआ, सोडियम मेटल दिया। यानी कि अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाऊं, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएं तो
हमें कितना सोडियम मिलेगा। पूरी इक्वेशन हाफ इक्वेशन है, हाफ केमिकल रिएक्शन है, इसलिए बैलेंस केमिकल देखना है। इधर चार्ज बैलेंस, इधर चार्ज बैलेंस, इधर चार्ज जीरो, इधर भी चार्ज जीरो, इधर सोडियम एक, इधर एक, यानी दोनों बैलेंस है। इसका मतलब अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन में फ्लो करवा रहा हूं तो मुझे कितना सोडियम मिल रहा है, मुझे सोडियम मिल रहा है 1 मोल, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने से मुझे 1 मोल सोडियम मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि चार्ज कैलकुलेट करूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, यानी चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। हमने पीछे लिखा था कि चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे Q कितना होगा 96500 कोलम। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा 96500 कोलम। मोल की बात करें तो 96500 कोलम मोल इनवर्स। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 96500 कोलम मोल इनवर्स। ठीक है, जब ये इतना हो गया इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया 1 मोल सोडियम। और 1 मोल सोडियम में कितना वेट होता है, 1 मोल सोडियम में टोटल कितना सोडियम होता है 1 मोल में 23 ग्राम। जब बात करते हैं मोल में तो उसका एटॉमिक वेट ही उसका वेट हो जाता है भाई। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना 23, तो उतना ही 1 मोल में इसका वेट होगा। तो 1 मोल सोडियम मिल रहा है, इसका मतलब 96,500 कोलम पर मोल अगर मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 23 ग्राम सोडियम मिल रहा है। तो अगर मैं 1 कोलम चार्ज सप्लाई करूं, 1 कोलम पर मोल चार्ज सप्लाई करूं, तब क्या होगा, तब होगा कि मुझे जो सोडियम मिलेगा वो कितना मिलेगा 23 ग्राम डिवाइड बाय 96500 कोलम मोल इनवर्स। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा इतना मिलेगा, और इसी को क्या बोलते हैं Z ऑफ सोडियम, यानी केमिकल इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ सोडियम। हमने केमिकल इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ सोडियम कैलकुलेट कर लिया है। यहां पर ध्यान से देखो दोबारा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो 1 मोल सोडियम मिलता है। तो चार्ज कितना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,500 कोलम पर मोल, तो कितना सोडियम मिलेगा 1 मोल में, जितना एटॉमिक वेट होता है उसका, यानी 23 ग्राम। तो 1 कोलम पर मोल के लिए, अगर 1 कॉलम के लिए निकालना होगा तो कितना होगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, और 1 कॉलम के लिए निकालेंगे तभी कितना निकलेगा Z ऑफ Na, यानी केमिकल इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकलेगा किसका, सोडियम का। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम केमिकल इक्विवेलेंट जो कांस्टेंट है वो कैसे निकालते हैं। जैसे दूसरा जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो क्या है, दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, मान लो मोल्टन मैग्नीशियम ले रहा हूं, मोल्टन मैग्नीशियम का साल्ट है, तो कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, मैग्नीशियम रिड्यूस होगा, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा Mg सॉलिड, यानी मैग्नीशियम मेटल बनाएगा। अब देखो इसके अंदर कितने हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम चार्ज सप्लाई करते हैं, चार्ज फ्लो करवाते हैं, तो हमें कितना Mg मिलता है 1 मोल ऑफ Mg। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई करेंगे, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इतना चार्ज हम सप्लाई करेंगे तो 1 मोल ऑफ Mg मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज यानी 2 इंटू में 96500 कोलम पर मोल, इतना तो कितना मिलेगा, अगर इतना चार्ज सप्लाई किया, चार्ज फ्लो करवाया, तो कितना मोल, कितना Mg मिलेगा। Mg का मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट कितना होगा भाई, इसका होगा 24 ग्राम, यानी इसमें इतना मिला। तो 1 कोलम पर मोल में कितना मिलेगा, तब आ जाएगा 24 ग्राम डिवाइड बाई 96500 कोलम मोल इनवर्स। ठीक है, और इनटू में 2। अब ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये 2 कहां से आया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, जो भी इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं वो यहां लिखे जाते हैं, और इस वैल्यू को क्या बोला जाता है एन फैक्टर बोला जाता है। एन फैक्टर, ये इसको ऐसे ही नोट करते हैं NF, यानी फेराडे। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ का मतलब फेराडे, जो हमने पढ़ा था टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी, तो उसको फेराडे से मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर बोला जाएगा। एन फैक्टर होगा ये, एन का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन, यानी एक्चुअल में ये क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी के बराबर ही होता है NF। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो सोडियम वाला केस था उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रखा था, 1 मैंने लिखा नहीं था क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन में सेम आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। हमें पता चल गया ये क्या होगा, ये होगा Z ऑफ Mg, यानी केमिकल इक्विवेलेंट पोटेंशियल किसका, मैग्नीशियम का। अब इससे हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। अब Z के लिए जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं तो देखो क्या क्या करना है हमें। अब देखो मैं यही डिराइव कर देता हूं। Z इज इक्वल टू, यहां हमने क्या लिया है, एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास लिया है, उसको डिवाइड किया किससे, 96500 कूलम पर मोल इंटू NF से। ठीक है, मैं लिख रहा हूं NF से डिवाइड किया है, यानी n फैक्टर से डिवाइड, n फैक्टर इसके मल्टीप्लिकेशन में इससे डिवाइड कर दिया। ये एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्यों, अगर सिंगल एटम है हमारे पास, जैसे कि यहाँ अभी सिर्फ सिंगल एटम हमारे पास कैथोड प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, यानी प्रोडक्ट के रूप में अगर सिंगल एटम आ रहा है तो हम उसका एटॉमिक मास यहाँ लेते हैं ऊपर। और अगर हमारे पास बाई चांस गैस आ जाए, जब गैस की बात करेंगे यानी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, मोलिकुलर मास ले लेंगे। इसीलिए मैंने AM या MM लिखा है। अब ध्यान रखना, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला Z का, और Z क्या होता है, Z होता है केमिकल इक्विवेलेंट पोटेंशियल। अब हम इस वैल्यू को, Z की इस वैल्यू को कहां रखेंगे, इसको पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमने सबसे पहले डिराइव की थी, कौन सी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, W यानी वेट इज इक्वल टू ZQ। फैराडे का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि वेट, जितना भी प्रोडक्ट का वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज जो हम अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा क्या आ गया, Z क्या था, केमिकल इक्विवेलेंट पोटेंशियल। अब Z की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, Z की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, Z की वैल्यू रखो यहां पे, अब AM या MM कुछ भी लिख दो, ठीक है, डिवाइड बाई 96500 कॉलम मोल इनवर्स इनटू NF। ठीक है, NF और Z की वैल्यू आ गई, इसके इनटू में Q लिखना है, Q क्या होता है, I इंटू T। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा बना वो क्या बना, W का फॉर्मूला। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हमने क्या निकाला, W कैलकुलेट करने का, यानी वेट कैलकुलेट, प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला। अब यहां मैं AM ना लिख के सिर्फ MM लिख रहा हूं, यानी मोलिकुलर मास, जनरल वे में लिख रहा हूं कि मोलिकुलर मास। हमें पता है कि अगर एटम मिला तो हम एटॉमिक मास ले लेंगे, और अगर यहाँ पे मोलिक्यूल्स आए तो मोलिकुलर मास ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो इस फॉर्मूले से हम और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले में क्या है, MM डिवाइड बाई NF है, यानी मोलिकुलर मास को किससे डिवाइड कर दिया गया है, n फैक्टर से। और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जब भी मोलिकुलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल आता है किसके, इक्विवेलेंट मास के। किसके इक्वल आता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के इक्वल आता है। यानी आपको इक्विवेलेंट मास भी अगर पूछ ले तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसी फॉर्मूले को लेके एक और फॉर्मूला डिराइव करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला भी वही होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, ले लिया, ओके। अब आगे चलते हैं कि लास्ट फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। मैं इस फॉर्मूले को यहां से हटा नहीं रहा हूं, किसी भी फॉर्मूले के इसके ऊपर ही बना दूंगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो इनके ऊपर ही बना दूंगा मैं। ठीक है, इनको मैं रब नहीं कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो किससे बनेगा, वो इससे बनेगा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, एक बार फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सारे फॉर्मूले एक बार बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग z का फॉर्मूला बना रहे थे। तो z का फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल टू, z का फॉर्मूला क्या आया, am और mm डिवाइड बाई 96500 कोलम मोल इनवर्स इनटू में n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर, ठीक है। ये तो था z का फॉर्मूला, यानी हमारा मेन फॉर्मूला नंबर 1, ये तो पहला फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को इसके साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या था, z और वेट का क्या रिलेशन था, वो लिखता हूं मैं कि वेट इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 2 हमारी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन को, यानी ये फैराडे लॉ है, सिंपल। अब देखो यहां से z की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे मैंने z की वैल्यू को पुट किया, मेरे पास क्या आएगा, w इज इक्वल टू am और mm की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोडक्ट होगा जो मिलेगा हमें, डिवाइड बाई 96500 कोलम मोल इनवर्स, ठीक है, इनटू एन एफ, ठीक है। ये तो होगी z की वैल्यू, बच गया क्या, q क्या होता है, I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम होता है चार्ज। तो ये आया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, थर्ड नंबर। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फैराडे लाके अब सारे के सारे इसी बोर्ड पे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने अभी भी क्या बताया था कि mm डिवाइड बाई nf, यानी यहां लिख रहा हूं mm डिवाइड बाई nf, यानी मोलिकुलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो उस तब क्या आता है, वो किसके इक्वल आता है, em के इक्वल आता है। और em यहां पे क्या है, इक्विवेलेंट मास, यानी अगर हमसे कोई इक्विवेलेंट मास पूछे तो हम वो भी डिराइव कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकलेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। कैसे, देखो अब क्या आएगा, W है हमारे पास, mm को मैं इस साइड लेके आता हूं, जब इस साइड लेके आऊंगा तो mm क्या हो जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा, यानी यहां मल्टीप्लीकेशन में था, यहां डिवाइड में चला जाएगा। जैसे ही ऐसा हुआ, वहां क्या बचेगा, I इंटू टी डिवाइड बाई 96500 कोलम पर मोल इंटू NF, यही बचा, ठीक है। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला नंबर 4। अब एक बात बताओ मुझे, मास बाई मोलर मास किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का, यानी अब ये फॉर्मूला किसका बन गया है, नंबर ऑफ मोल्स का, यानी अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। क्यों, मास यानी वेट, मास बाई मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। और इसको नंबर ऑफ मोल्स की अगर फॉर्म में लिखना चाहूं मैं, तो कैसे लिखूंगा, n इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई 96500 कोलम मोल इनवर्स इंटू NF, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला। यही फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख दिया, W बाई mm को मैंने क्या लिख दिया, एंड नंबर ऑफ मोल से डिनोट कर दिया है, यही फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख दिया है। इस पूरी यूनिट के ये सारे फॉर्मूले, यानी फैराडे लॉ से रिलेटेड सारे फॉर्मूले एक ही चार्ट पे आ गए, एक ही बोर्ड पे आ गए। आपको ये सारे के सारे देखने हैं, याद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जितने न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं आपको वो सारे के सारे क्या करने हैं, इससे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे, तब तक के लिए आप सारे के सारा अपना होमवर्क कर लीजिएगा। जो होमवर्क है वो ध्यान से सुनिएगा। आपका होमवर्क क्या है कि जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है फैराडे फर्स्ट लॉ के, आपको सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थैंक यू।